स्वागत है आपका फिल्मी फायर चैनल में। आज हम 2011 की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को देखने वाले हैं जिसका नाम है टेक शेल्टर। फिल्म 3 लोगों के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, कर्टिस, सामंथा और उनकी मूक बेटी हैना, जो ओहायो के लाग्रेंज में रहते हैं। कर्टिस एक माइनिंग साइट पर काम करता है और हैना की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए पैसे बचा रहा है। परिवार के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक दिन कर्टिस अपने घर के पीछे से आकाश में बड़े पैमाने पर बादल बनते देखता है। कुछ ही सेकंड के भीतर एक बवंडर प्रकट होता है और घर के पास आने लगता है। जब बूंदाबांदी होने लगती है तो कर्टिस को पता चलता है कि आसमान से गिरने वाला लिक्विड पानी नहीं बल्कि मोटर ऑयल है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, उसका आमतौर पर शांत कुत्ता आक्रामक हो जाता है और उस पर हमला करता है। कर्टिस अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है, ये महसूस करते हुए कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। हालांकि ये अजीब था, कर्टिस ने इसे भूलने और अपने दिन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। वो हैना को कुत्ते के साथ खेलने देने में असहज महसूस करता है। वो उसे उठाकर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब वो घर पर न हो तो कुत्ते को घर के बाहर रख दे। सामंथा पूछती है कि क्यों, लेकिन कर्टिस से कोई जवाब नहीं मिलता है और वो काम पर निकल जाता है। डेविड कर्टिस का सहयोगी और करीबी दोस्त है। कर्टिस की तरह डेविड को अपने परिवार के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। उस दिन काम पर उन्हें कम ब्रेक लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही एक तूफान के कारण उन्होंने छुट्टी ली थी। बार बार आने वाले तूफानों के कारण मजदूर तनाव में हैं, जो कर्टिस को लगता है कि उसके बुरे सपनों का कारण है। काम के बाद वो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए अपनी बेटी के स्कूल जाता है। घर वापस जाते समय एक और हिंसक तूफान आता है और वो डर जाता है। ये मोटर तेल की बारिश करता है, जिससे कर्टिस अपनी डरी हुई बेटी के साथ एक पेड़ से टकरा जाता है। जब वो उठता है तो कार अजनबियों से घिरी होती है जो इसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कांच की खिड़की तोड़ते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का अपहरण कर लेते हैं। कर्टिस जोर से चिल्लाता है और फिर से अपने बिस्तर पर जाग जाता है। ये उसके सपनों में से सिर्फ एक और सपना निकला, लेकिन कर्टिस अब इसे कम महत्वपूर्ण चीज के रूप में खारिज नहीं कर सकता। सामंथा ने उसे जोर से सांस लेते हुए देखा और पूछताछ की कि क्या गलत है, लेकिन कर्टिस उसे कुछ नहीं बताता ताकि वो चिंतित न हो। उसने इस समस्या से खुद निपटने का फैसला किया है, चिकित्सा सहायता मांगने से नहीं बल्कि जुनूनी रूप से ये समझने की कि उसके सपने उसे क्या दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, वो कुत्ते को कैद करने के लिए उनके घर के पीछे की तरफ एक फेंस बनाता है, अगर वो आक्रामक हो जाता है, जैसे कि उसने अपने सपने में देखा था। ये उसे कुछ हद तक राहत देता है, लेकिन वो जानता है कि प्राथमिक समस्या तूफान है। एक सुरक्षित क्षेत्र खोजने की कोशिश करते हुए कर्टिस को अपने घर के पिछवाड़े में एक पुराना स्टॉर्म शेल्टर मिलता है। ये काफी समय से बंद है, लेकिन वो एक दराज में चाबी ढूंढता है और उसे खोलता है। ये जगह धूल भरी और छोटी है, लेकिन अगर इसको पुनर्निर्मित किया जाता है तो ये सबसे सुरक्षित जगह होगी यदि वास्तविक जीवन में उसके सपने जैसा कुछ होता है। रात में सामंथा कर्टिस से उसके अजीब व्यवहार के बारे में बात करने की कोशिश करती है और गुस्से में है क्योंकि उनके कुत्ते को बाहर रख दिया गया है। हालांकि कर्टिस टीवी देखने में व्यस्त है और सामंथा के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अगली सुबह वो भारी वर्षा के कारण जाग जाता है। लिविंग रूम में चलने पर वो देखता है कि हैना खिड़की से बाहर देख रही है और एक अजनबी उसे बाहर से देख रहा है। कर्टिस अपनी बेटी को गले लगाता है, जबकि अजनबी उनका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब तूफान तेज हो जाता है तो पूरा घर हिलने लगता है, जिससे कर्टिस को अपनी और अपनी बेटी की जान का डर सताता है, और दिखाया जाता है कि वो अपने बिस्तर में से नींद से उठ जाता है। पता चलता है कि कर्टिस अभी भी सपना ही देख रहा था और सपना इतना तीव्र था कि उसने नींद में ही पेशाब कर दिया। सामंथा कमरे में आती है, उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन कर्टिस उसे ये बताने के लिए बहुत शर्मिंदा है कि क्या हुआ। वो उससे दूर रहने के लिए चिल्लाता है, जिससे रिश्ते में बहस और तनाव पैदा हो जाता है। सब कुछ होने के बाद भी कर्टिस ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो पुस्तकालय से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक किताब उठाता है। वापस जाते समय वो स्टॉर्म शेल्टर में स्टोर करने के लिए डिब्बाबंद भोजन से भरी एक ट्रॉली भी रखता है। उस दिन सामंथा एक पारिवारिक भोजन का आयोजन करती है, लेकिन अपने पति के देर से आने पर नाराज होती है। कर्टिस चर्च की सेवा को भी भूल रहा है और ऑयल स्टॉर्म के प्रति अपने जुनून के कारण अपने काम में भी पिछड़ रहा है। रात में सामंथा सोने से पहले घंटों बिस्तर पर उसका इंतजार करती है। इस पूरे समय कर्टिस स्टॉर्म शेल्टर में भोजन व्यवस्थित करने में व्यस्त है। वो पिछले एक सप्ताह से ठीक से सोया नहीं है और अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। इसलिए अगले दिन वो अपनी चिंताओं के साथ डॉक्टर के पास जाता है।
वो डॉक्टर को सपनों के बारे में गहराई में नहीं बताता है और कर्टिस को बेहतर नींद में मदद करने के लिए कुछ गोलियां दी जाती हैं। उसी समय सामंथा अपने बीमा एजेंट के साथ होती है, जो बताती है कि हैना के कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए उनकी अपील को मंजूरी दे दी गई है। हैना जल्द ही सर्जरी से गुजरेगी और सुन सकेगी। सामंथा उत्साह से घर लौटती है और कर्टिस को बताती है। दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह और भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि कर्टिस तरोताजा महसूस कर उठता है। वो दवा की बदौलत एक बच्चे की तरह सो गया था। जब चीजें अच्छी लगने लगती हैं, कर्टिस फिर से एक तेज तूफान सुनता है। वो अपने दोस्त डेविड से पूछता है कि क्या वो भी शोर सुन रहा है, लेकिन आसमान साफ है, बादलों का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। इस बार कर्टिस निश्चित रूप से सो नहीं रहा है, लेकिन आवाज उसे परेशान करती रहती है। ये अनुभव इतना भारी हो जाता है कि कर्टिस को उल्टी हो जाती है और वो घर लौट आता है। फिर कर्टिस अपनी मां की मानसिक समस्याओं के बारे में बात करने के लिए अपनी मां के यहाँ जाता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी मां को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हुआ था, और कर्टिस चिंतित है कि उसे भी यही समस्या हो सकती है। मां उसे अपने अनुभव के बारे में बताती है, और बताती है कि कैसे पूरी रात अज्ञात लोग उसके कानों में फुसफुसाते थे। उसका इलाज 30 साल की उम्र में किया गया था, और वो अभी पूरी तरह से ठीक है, जिससे कर्टिस को विश्वास हो जाता है कि उसकी हालत भी दूर हो जाएगी। अगले दिन वो स्टॉर्म शेल्टर की मरम्मत के लिए एक बड़ा लोन लेने के लिए बैंक जाता है। ये कर्ज उनकी बेटी की सर्जरी को खतरे में डालता है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कर्टिस ने अपनी प्राथमिकताएं सोच रखी हैं। वो वास्तव में मानता है कि तूफान एक न एक दिन दस्तक देने वाला है और तब स्टॉर्म शेल्टर ही उसके परिवार को बचाएगा। अगले दृश्य में हम उसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए एक चिकित्सक के पास जाते हुए देखते हैं। कर्टिस चिकित्सक से पहली बार अपने बुरे सपने के बारे में बात करता है। अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के बाद कर्टिस काफी बेहतर महसूस करता है, लेकिन इस बात से नाराज है कि थेरेपी तत्काल इलाज नहीं देती है। घर लौटते समय तेज आंधी आती है। कर्टिस घबराता है, ये सोचने में असमर्थ है कि ये वास्तविक है या वो सपना देख रहा है। वो सामंथा को पीछे की सीट पर शांति से सोता हुआ देखता है, जो पुष्टि करता है कि वो एक बार फिर से भ्रम में है। रात किसी तरह समाप्त हो जाती है और कर्टिस स्टॉर्म शेल्टर का नवीनीकरण का काम जारी रखता है। अपनी नौकरी को जोखिम में डालते हुए डेविड उसके अनुरोध पर माइनिंग साइट से उपकरण लाता है। दूसरी ओर सामंथा अपने पति से बहुत चिंतित और गुस्से में है। वो अभी भी उसके द्वारा लिए गए लोन के बारे में नहीं जानती है, लेकिन शेल्टर के प्रति कर्टिस का जुनून उनके परिवार को बर्बाद कर रहा है। रात में सामंथा उसे बात करने के लिए मजबूर करती है। कर्टिस अभी भी उससे बुरे सपने के बारे में छुपाता है, लेकिन उसे लोन के बारे में बताता है। ये सुनकर सामंथा को और भी अधिक गुस्सा आता है। जब उनकी बेटी की बात आती है तो वो रहस्यों को बर्दाश्त नहीं करती है, और कर्टिस पर उसकी सर्जरी को खतरे में डालने के लिए गुस्से में है। यहाँ तक कि वो इस मामले के कारण उसे तलाक देने की भी सोचती है। सामंथा के थोड़ा शांत होने के बाद वे अगले दिन बात करने का फैसला करते हैं। कर्टिस नींद की गोलियों की सामान्य खुराक से 2 गुना लेता है, इस उम्मीद में कि इससे मदद मिलेगी, लेकिन इसकी वजह से देर रात उसे दौरा पड़ता है। सामंथा अपने पति को खून की उल्टी करते हुए देखने के बाद बहुत डरी हुई है। वो एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कर्टिस उसे कॉल न करने के लिए कहता है। जब मदद आती है तो वो उन्हें ये कहते हुए वापस भेज देता है कि वो ठीक है। सामंथा अब ये दिखावा नहीं कर सकती कि उनके परिवार के साथ सब कुछ ठीक है। वो मांग करती है कि कर्टिस उसे सब कुछ बताए, जिससे कर्टिस आखिरकार अपने बुरे सपने और नींद की गोलियों के बारे में बताता है। उसने ये भी खुलासा किया कि उसने सपने में डेविड को उन्हें तूफान में चोट पहुंचाते हुए देखा था, जिसने पहले स्ट्रोक को ट्रिगर किया था। सामंथा उसके साथ सहानुभूति रखती है और उसे बेहतर होने में मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले दिन कर्टिस अपने बॉस से अपनी शिफ्ट बदलने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब डेवॉट के साथ काम नहीं करना चाहता। वे एक ऐसी व्यवस्था करते हैं, लेकिन इससे डेवॉट के कार्यक्रम और उसके परिवार के लिए दिए जाने वाले समय को नुकसान पहुंचता है। कर्टिस एक दोस्त को परेशान करने के बारे में बुरा महसूस करता है, लेकिन उसका मन कुछ भी हटाने के लिए तैयार है, जो तूफान आने पर खतरा हो सकता है। इस सब के बाद भी कर्टिस को अभी भी बुरे सपने आते रहते हैं और वे दिन ब दिन बदतर होते ही जाते हैं। एक रात वो देखता है कि उसकी पत्नी रसोई में खड़ी है और उसे घूर रही है। ऐसा लगता है कि वो एक तूफान में भीग गई है और उसे मारने की योजना बना रही है। अगली सुबह जब वो उसे छूने की कोशिश करती है, तो कर्टिस का अविश्वास स्पष्ट हो जाता है। कर्टिस अब नहीं जानता कि वो किस पर भरोसा कर सकता है। इस वजह से वो कई दिनों तक काम पर नहीं गया है, और इसलिए उसका बॉस उससे मिलने के लिए घर पर आता है। उसका बॉस स्टॉर्म शेल्टर देखता है और उसे पता चलता है कि वो डेविड द्वारा दिए गए माइनिंग साइट के उपकरण का उपयोग कर रहा है।
इस वजह से बॉस कर्टिस को काम से निकालता है। इस कारण परिवार कर्ज में डूबा जाता है। क्रोधित सामंथा ने कर्टिस के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे किसी भी कीमत पर पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा। वे सर्जरी के लिए पैसे बचाने के लिए अपनी वार्षिक समुद्र तट की यात्रा भी रद्द कर देते हैं। आगे दृश्य में दिखाया गया है कि परिवार चर्च की सभा में जाता है। कर्टिस डेविड से मिलता है, जिसे कर्टिस की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। डेविड की खुद की पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं हैं और कर्टिस को बेहतर स्थिति में देखकर उसका खून खौल जाता है। डेविड ने अफवाह फैला दी है कि कर्टिस पागल है और उसे मेडिकल सहायता की आवश्यकता है। दोनों के बीच का तनाव शारीरिक लड़ाई का कारण बनता है। कर्टिस ने ऑयल स्टॉर्म की तैयारी न करने के लिए सभी को बेवकूफ कहा, ये घोषणा करते हुए कि केवल उसका परिवार ही जीवित रहेगा। हंगामे के बाद परिवार तनाव में घर लौट आता है। देर रात एक आपातकालीन अलार्म सुना जाता है जो सभी को जगाता है। कर्टिस जिस दिन को लेकर चिंतित था, वो आखिरकार आ ही गया। रात के अंधेरे में वे शेल्टर में भागते हैं और अंदर छिप जाते हैं। जब सुबह आती है, कर्टिस सुनता है कि गड़गड़ाहट तेज हो गई है। दूसरी ओर सामंथा उसे अपने होश में आने और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। कर्टिस उसे गलत साबित करने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर आसमान साफ है। कल रात आया तूफान मामूली था और सुबह तक साफ हो गया था। उनके पड़ोसी तूफान द्वारा छोड़े गए छोटे मलबे को साफ कर रहे हैं, जिससे कर्टिस को अंततः पता चलता है कि वो तूफान को लेकर कुछ ज्यादा ही विचलित है। वो कुछ बुरे सपने के कारण अपने परिवार को लगभग नष्ट कर देने के अफसोस में डूब जाता है। सामंथा उसे माफ करने और नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। सामंथा उसे एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले आती है, जहां कर्टिस को उसकी स्थिति का उचित इलाज मिलता है। चूंकि स्टॉर्म शेल्टर उसके जुनून का परिणाम है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए स्टॉर्म शेल्टर से दूर जाने के लिए या छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाता है। सामंथा भी सोचती है कि ये एक अच्छा विचार है, क्योंकि परिवार पिछले 1 महीने से बहुत तनाव में है। वो 1 या 2 सप्ताह के लिए समुद्र तट पर अपनी वार्षिक यात्रा का नियोजन करती है। अगले दृश्य में हम कर्टिस को समुद्र तट पर हैना के साथ खेलते हुए देखते हैं। उसे लंबे समय से कोई बुरा सपना नहीं आया है और ये उसके मूड से स्पष्ट है। जैसे ही दोनों खेलते हैं, हैना अचानक से हंसना बंद कर देती है। कर्टिस उसे देखता है और उसे तूफान का संकेत देते हुए देखता है। वापस मुड़ने पर कर्टिस को एक तूफान दिखाई देता है जो उसके सपने से 2 गुना आकार का होता है। ये उनके रास्ते में आ रहा है, जिससे पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने का खतरा है। कर्टिस ये नहीं बता सकता कि क्या ये वास्तविक है या काल्पनिक है, लेकिन सामंथा का चेहरा अचंभित देख वो महसूस करता है कि वो भी इस तूफान को देख सकती है। फिल्म यही खत्म होती है जब परिवार तेल के तूफान में फंसने से पहले घर लौटने के लिए तैयार हो जाता है।